Unacademy. Let's crack it. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है रबर और दूसरा है रेशे। ठीक है, रबर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, यानी ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं रासायनिक जीवन के अंतर्गत, और पॉलीमर के अंतर्गत यानी बहुलक के अंतर्गत ये पढ़ रहे हैं। रबर के प्रकार पढ़ेंगे, प्राकृतिक रबर और दूसरा है संश्लिष्ट रबर। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे रेशे। ठीक है, जो रेशे हैं, रेशे में हम पढ़ेंगे संश्लिष्ट रेशे और जो है प्राकृतिक रेशे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे संश्लिष्ट रेशे, प्राकृतिक रेशे और ये है अर्धसंश्लिष्ट रेशे। ये टॉपिक अभी डिस्कस करने वाले। ठीक है, कहाँ यूज होते हैं, किस प्रकार ये बनते हैं, बहुत सारी चीजें हमको डिस्कस करना है। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापमं संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आप लॉगिन होंगे अपने फोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी, और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम। इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की। किससे? टॉप एजुकेटर से, जो कि एमपी के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को, और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा, और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा। ठीक है, इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन के फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका, और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है, जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। प्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है, यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व, और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है, या आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार 10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए, और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए, और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए। एमपीपीएससी 2020 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम हम पूर्ण कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम तृतीय प्रश्न पत्र यानी सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन 3 विज्ञान एवं तकनीकी, जो कि 3 घंटे का रहेगा, और पूर्णांक इसमें 300 होते हैं, 300 अंक का ये पेपर होता है। इसको हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में दे सकते हैं। इसको हम पढ़ रहे हैं हिंदी माध्यम में। ठीक है, हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं, विज्ञान एवं तकनीकी का इकाई 1 यानी भौतिकी वाला जो भाग है, ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। और इसके साथ हम इकाई 2 में अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, साबुन, अपमार्जक, मोम और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और जो औषधियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे जो दैनिक जीवन में हम यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो तत्व यौगिक मिश्रण, पदार्थ, धातुएं, अधातुएं, परमाणु संरचना, संयोजकता और ये टॉपिक है, ये हम कवर कर चुके हैं। यदि इन टॉपिक्स को आप देखना चाहते हैं, अपना पाठ्यक्रम पूरा करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है, और उस लिंक की सहायता से आप इसकी प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। तो इसमें आपको इकाई 1 और इकाई 2 के सारे टॉपिक जो भी कवर कराए जा चुके हैं वो आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। और ध्यान रहे, जो लेक्चर यहाँ पे ज्वाइन मेंबर के लिए हैं, वो सिर्फ उनके लिए
ओपन होंगे जो यहाँ पे चैनल के मेंबर है, ठीक है, उनके लिए उपयोग होंगे और उनके लिए ही ये चालू रहेंगे। और यदि आप उन लेक्चर को भी देखना चाहते हैं, यदि आपने ज्वाइन मेंबरशिप नहीं लिए हैं, चैनल की मेंबरशिप नहीं लिए हैं, तो आप यहाँ पे मेंबरशिप लेके उन लेक्चर का आनंद ले सकते हैं। और मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करना है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दी गई है, उसकी सहायता से आप उस लेक्चर को देखिए और उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आप मेंबरशिप यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब अगला टॉपिक है रबर। रबर को पॉलीमर या फिर बहुलक का एक प्रकार मानते हैं, ठीक है। ये बहुलक ही है एक प्रकार से, यानी एक बहुत सारे एकलक मिलके बहुलक बनाते हैं और ये है रबर और रबर है बहुलक, ठीक है। रबर प्राप्ति के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है। प्राप्ति यानी यहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी स्रोत के आधार पे, ठीक है, स्रोत के आधार पे दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक रबर, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति जैसे पादप से प्राप्त हो सकते हैं, और दूसरा जंतु से, ठीक है। इसको इस कैटेगरी में रखा गया है प्राकृतिक रबर को, यानी जंतु और पादप से प्राप्त होंगे उसको बोलेंगे प्राकृतिक रबर। और दूसरा है संश्लिष्ट रबर। संश्लिष्ट रबर यानी जो मानव निर्मित होते हैं, ठीक है, मानव निर्मित या फिर मानव द्वारा बनाए गए या फिर मानव द्वारा मशीनों से बनाए गए, इस प्रकार के जो रबर रहेंगे वो होंगे संश्लिष्ट रबर, ठीक है। दो प्रकार इसके हैं। अब हम जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक रबर की, ठीक है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, याद रखिए रबर क्या है, एक प्राकृतिक बहुलक है, नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है, नेचुरल पॉलीमर है। और इसमें प्रत्यास्थ गुण पाए जाते हैं। प्रत्यास्थ यानी इलास्टिसिटी का गुण, इलास्टिसिटी वाले गुण, ठीक है, यानी ये तन जाता है, ठीक है। आपने इलास्टिक देखे होंगे, इलास्टिक जैसे ये मेरे जैकेट में ये इलास्टिक है, ठीक है, ये तन जा रही है, ठीक है। या फिर आपने बहुत सारी चीज़ों में इलास्टिक देखेंगे, रबर वगैरह जो रबर वगैरह में देखेंगे, ठीक है। अपने लोअर वगैरह में जो इलास्टिक रहती है, बहुत सारी जगह हम जो रबर का उपयोग वहाँ पे देखते हैं, उसमें रहता है प्रत्यास्थ का गुण, ठीक है, यानी इलास्टिसिटी का गुण। तो वो क्या होता है, इलास्टिसिटी का मतलब वो तन जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये रबर है, ठीक है, ये रबर है, इसको खींचेंगे ऐसा तो ये तन जाएगा, और ये इसको छोड़ेंगे, इसमें बाह्य बल हम लगाना बंद कर देंगे तो ये अपनी वापस अवस्था में आएगा, यानी इस वाली अवस्था में था, इतना लंबा था तो इतना लंबा ही हो जाएगा, ठीक है। यानी ऐसा हमने खींचा, वापस वो जिस अवस्था में था वैसा आ जाएगा। तो ये यहाँ पे एक तो खींचना और वापस आना दो कारणों से होता है, ये हम जानेंगे क्यों होता है, ठीक है। पहले तो ये देख लीजिए, इसे प्रत्यास्थ बहुलक भी कहेंगे। कौन सा बहुलक कहेंगे, प्रत्यास्थ बहुलक, यानी इलास्टोपॉलीमर, ठीक है, इलास्टोपॉलीमर भी इसे कहा जाता है। अब हम जो कारण जानेंगे खींचना और बंद होने का, ठीक है, यानी वापस अपनी अवस्था में आने का। तो इसके लिए जानना जरूरी है कि जो प्रत्यास्थ बहुलकों की श्रृंखलाएं आपस में दुर्बल अंतराण्विक बलों द्वारा जुड़ी होती है। कौन से बल द्वारा जुड़ी होती है, दुर्बल अंतराण्विक बल। दुर्बल यानी जो कमजोर होते हैं, ठीक है, दुर्बल अंतराण्विक बल यानी अणुओं के बीच में जो लगने वाला बल रहता है, एक ही यौगिक में, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर अणुओं में लगने वाला बल जो है वो रहता है क्या, दुर्बल, वो कमजोर रहता है। तो कमजोर रहता है तो वो क्या अलाउ करता है, वो अलाउ करता है तनने की जो क्वालिटी रहती है वो उसको दे देता है, ठीक है। जो रहता है रबर, ठीक है, रबर में क्या आता है इस कारण तनने की जो क्वालिटी रहती है वो जाती है। अब यहाँ पे देखिए ये तो तन गया, ठीक है, यानी यह दुर्बल बंधन बहुलक को तानित होने देते हैं, ये ठीक है। अब वापस भी तो आता है, वापस कैसे आएगा, वापस आएगा वो तिर्यक बंध के कारण, ठीक है। रबर में एक बंध और होता है तिर्यक बंध, ठीक है, तिर्यक बंध जो उसको वापस लाएगा, ठीक है, वो वापस ला लेगा उसको, यानी फैला किसके कारण, वो दुर्बल अंतराण्विक बल के कारण, वापस आएगा किसके कारण, तिर्यक बंध के कारण, ठीक है, तिर्यक बंध। और ये इसके कारण क्या कर देता है, श्रृंखलाओं के बीच कुछ तिर्यक बंध भी होते हैं जो इस बल के निर्मुक्त होने के बाद बहुलक को संकर्ष कर प्रारंभिक स्थान पर लाने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो दोनों कारण हमने देख लिए। इसके विभिन्न उपयोग है, जैसा कि हम उपयोग इसके देख चुके हैं, बहुत सारे ये देखिए, यहाँ पे देखिए रबर बनाने में ये सोल वगैरह यहाँ पे बन रहे हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ पे बनती है, ठीक है। इसका उत्पादन रबर के लेटेक्स से किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे किया जाता है, लेटेक्स से, रबर के लेटेक्स से, ये है लेटेक्स, ठीक है। ये रबर का पेड़ है और यहाँ पे एक कट मारा गया है, कट मार के यहाँ पे इसमें इकट्ठा किया जा रहा है, ठीक है। और ये लेटेक्स क्या होता है, लेटेक्स रबर का जल में कोलाइडी परिक्षेपण है। हमने पढ़ा है कोलाइडी विलयन, ठीक है, कोलाइडी विलयन हम पढ़ चुके हैं, ऐसा कोई यहाँ पे कोई नए शब्दावली नहीं है, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है।
तो ये हमने कोलाइडी विलयन पढ़ा था, उसी के अंतर्गत है कोलाइडी परिक्षेपण, यानी इंग्लिश में बोलेंगे कोलाइडी डिस्पर्सन। ये क्या है, रबर का जल में कोलाइडी डिस्पर्सन है। क्या है, जो लेटेक्स है वो, ठीक है, रबर का जो लेटेक्स है वो रबर का जल में कोलाइडी डिस्पर्सन है, ठीक है। और यह लेटेक्स रबर के वृक्षों से प्राप्त किया जाता है, जैसा कि हम यहाँ पे देखें। और रबर के वृक्ष का एक अन्य नाम और है हेविया ब्राजीलियंसिस, हेविया ब्राजीलियंसिस, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं ये नाम। और ये वृक्ष कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है भारत में, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के देशों में ये पाया जाता है। रबर, जो प्राकृतिक रबर है उसका जो एकलक है वो है आइसोप्रेन उसका एकलक होता है, यानी एकलक ऐसी इकाई है जिसकी पुनरावृत्ति होने पे प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है, आइसोप्रेन, ठीक है। इसका रासायनिक नाम है 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है, ये रासायनिक नाम है। और इसका ये रैखिक बहुलक होता है, ठीक है, आइसोप्रीन का रैखिक बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। यानी आपसे ये पूछा जाए कि प्राकृतिक रबर का मोनोमर क्या है, यानी एकलक क्या है जिससे मिलकर बना होता है, तो आपका आंसर होगा आइसोप्रीन 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। यदि रासायनिक नाम पूछा है तो ये है 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। और आइसोप्रीन ये जो नॉर्मल नेम है, जो प्रचलित नाम रहता है वो है, ठीक है। इसे समवक्ष 1,4 पॉलीआइसोप्रीन भी कहा जाता है, ठीक है, ये अन्य नाम है। समवक्ष पॉलीआइसोप्रीन अणु में विभिन्न श्रृंखलाएं एक दूसरे के साथ दुर्बल वंडरवॉल अन्योन क्रियाओं द्वारा जुड़ी रहती है और कुंडलित संरचना बना रहती है, कुंडलित यानी ऐसी, ठीक है, कुंडलित संरचना बना रहती है, अतः इन्हें स्प्रिंग की तरह खींचा जा सकता है और प्रत्यास्थ गुण ये प्रदर्शित करती है, ठीक है। आइसोप्रीन का सूत्र ये है, यहाँ पे देखिए 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन, 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन का ये सूत्र इस प्रकार से होता है, ये आइसोप्रीन है। और प्राकृतिक रबर जो आइसोप्रीन है आपस में मिलकर इस प्रकार की संरचना बनाते हैं और ये होता है प्राकृतिक रबर। क्या होता है, प्राकृतिक रबर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक रबर है, इसमें कुछ कमियां रहती है, ठीक है, कुछ विशेष कंडीशन में, कुछ ताप की कुछ विशेष कंडीशन में ये कमजोर हो जाते हैं, ठीक है, कमजोर हो जाते हैं और ज़्यादा मजबूत नहीं रहते हैं और अपनी जो इलास्टिसिटी जो रहती है इसकी खत्म होने लगती है, ठीक है, कुछ विशेष कंडीशन रहती है उसके कारण। तो उसको इम्प्रूव करते हुए जो रबर बनती है, ठीक है, उसका उपयोग हम काफ़ी अच्छे से करते हैं। और जो इम्प्रूव करते हुए रबर बनती है उसको बोलेंगे वल्कनीकरण, रबर का वल्कनीकरण, ठीक है। उसमें सल्फर हम मिलाएंगे, प्राकृतिक रबर में मिलाएंगे सल्फर, ये इस प्रकार से ये जो वल्कनीकरण की प्रक्रिया है वो हम देखेंगे अभी, ठीक है, यानी उसको इम्प्रूव करेंगे जो प्राकृतिक रबर उसको वल्कनीकरण करके। हम देखेंगे इसकी कंडीशन क्या क्या होती है। रबर का वल्कनीकरण में प्राकृतिक रबर उच्च ताप यानी 335 केल्विन से अधिक, 335 केल्विन से अधिक पर नरम, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए किस कब ये नरम होगा और कब कौन सी कंडीशन यहाँ बनेगी। 335 केल्विन से ऊपर इस पे नरम रहेगा और निम्न ताप यानी 283 केल्विन से कम में यह भंगुर हो जाता है। भंगुर यानी आप देख सकते हैं ये मतलब टूट जाता है, ठीक है, भंगुर हो जाता है, ठीक है, एवं उच्च जल अवशोषण क्षमता प्रदर्शित करता है। इस वाली कंडीशन में यह अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील है। अध्रुवीय विलायक जैसे डाईएथिल ईथर है ना, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोरीन CCl4, बेंजीन यानी C6H6 और ये है डाईएथिल ईथर CH3 CH2O CH2 CH3, ये है डाईएथिल ईथर, ठीक है। तो यहाँ पे ये अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील है और ऑक्सीकरण कर्मणों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी नहीं है, यानी ये जो ऑक्सीकरण कर्मक होते हैं वहाँ पे ये खराब हो जाते हैं, ठीक है, यानी प्रतिरोधी नहीं, यानी ये खराब होने लगते हैं, जब इनका ऑक्सीकरण होता है ये खराब होने लगते हैं, ठीक है। इन भौतिक गुणों में सुधार लाने के लिए ये जो इसमें कमियां हैं, ठीक है, इन कमियों में सुधार लाने के लिए वल्कनीकरण की प्रक्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया में अपरिष्कृत रबर को सल्फर और उपयुक्त योजकों के साथ, किसके साथ मिलाएंगे, जो अपरिष्कृत रबर रहेगा उसको सल्फर के साथ और उपयुक्त योजकों के साथ 373 केल्विन से लेके 415 केल्विन के ताप के परास के मध्य में गर्म किया जाता है, ठीक है। तापमान कितना होना चाहिए, 373 से लेके 415 केल्विन के बीच में इसके परास में ये गर्म किया जाता है। और वल्कनीकरण से द्विबंधों की अभिक्रियाशील स्थितियों पर सल्फर तिर्यक बंध बनाता है और इस प्रकार रबर कठोर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला रहे हैं हम, सल्फर। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये सल्फर,
सल्फर जो मिला रहे हैं, ठीक है। रबर के वल्कनीकरण क्या मिलाया जाता है, तो सल्फर मिलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वल्कनीकरण से द्विबंधों की अभिक्रियाशील स्थितियों पर सल्फर तिर्यक बंध बनाता है, इस प्रकार रबर कठोर हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए ये सल्फर है, इस प्रकार ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जो प्राकृतिक रबर है आइसोप्रीन में सल्फर के साथ ये हो गया, तो ये हो गया रबर का वल्कनीकरण, ठीक है। ये ज़्यादा इसके डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये और भी मैं इसको समझा सकता हूँ, लेकिन हम सामान्य विज्ञान के अंतर्गत इतना हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। टायर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले रबर के उत्पादन में 5% सल्फर का उपयोग तिर्यक बंध के रूप में किया जाता है। और वल्कनीकृत रबर के अणुओं की संभावित संरचनाओं को निम्न प्रकार हम देख सकते हैं, जैसा कि हमने देखा, ठीक है। ये हमने दोनों ये संरचना भी देख ली और इसके बारे में रबर का वल्कनीकरण के बारे में भी पढ़ लिया। अब है संश्लिष्ट रबर, ठीक है। जो सिंथेटिक रबर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। सिंथेटिक यानी जो मानव द्वारा निर्मित होती है। संश्लिष्ट रबर का निर्माण कृत्रिम रूप से पेट्रोलियम आधारित रसायनों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन श्रृंखला में कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, ठीक है। ऐसे हाइड्रोकार्बन कौन सा कहलाएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आइसोप्रीन यानी जो प्राकृतिक रबर का एक एकलक है, ठीक है। आइसोप्रीन, ब्यूटाडीन, क्लोरोप्रीन, स्टाइरिन, साइक्लोपेंटाडीन आदि के प्रयोग से किया जाता है संश्लिष्ट रबर का निर्माण, ठीक है। इतनी सारी चीजों से मिलकर बनता है संश्लिष्ट रबर। और संश्लिष्ट रबर है, उसके प्रमुख उपयोग हम देखेंगे यहाँ पे। नियोप्रिन रबर सबसे पहले देखेंगे, नियोप्रिन रबर, इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। नियोप्रिन या फिर इसको बोलेंगे पॉलीक्लोरोप्रीन, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे एक मिनट, ये है क्लोरोप्रीन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। इसी के अंतर्गत हम देख रहे हैं नियोप्रिन को हम पॉलीक्लोरोप्रीन भी कह सकते हैं, ठीक है। क्लोरोप्रीन के मुक्त मूलक का बहुलन द्वारा होता है, ठीक है। मुक्त मूलक एक कंडीशन होती है रसायन विज्ञान में, तो आपको ये याद नहीं रखना है। बाकी ये बनता है किससे, नियोप्रिन या फिर पॉलीक्लोरोप्रीन, ये आप याद रखिए, क्लोरोप्रीन से बनता है, क्लोरोप्रीन से, ठीक है। पॉली लिखा है, पॉलीक्लोरोप्रीन आप याद रख सकते हैं, जैसे पॉलीथीन रहता है, ठीक है। एथीन से मिलकर बना जाता है पॉली, यानी बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। पॉलीमर जो नाम हमने देखा था उसके अंतर्गत आप इसको याद रख सकते हैं, पॉलीक्लोरोप्रीन, ठीक है। या फिर नियोप्रीन इसको बोलेंगे, ठीक है। याद रखिए आइसोप्रीन से इसका कंफ्यूज मत करना, आइसोप्रीन से इसका कंफ्यूज नहीं करना। आइसोप्रीन है प्राकृतिक रबर का एकलक है, ठीक है। यानी जो मोनोमर होता है जिससे मिलकर बना होता है प्राकृतिक रबर, वो है आइसोप्रीन। और नियोप्रीन क्या है, नियोप्रीन को हम पॉलीक्लोरोप्रीन भी बोलेंगे, ठीक है, पॉलीक्लोरोप्रीन। ये है संश्लिष्ट रबर के अंतर्गत आता है, और जो आइसोप्रीन आता है वो है प्राकृतिक रबर के अंतर्गत, ठीक है। ये क्लोरोप्रीन यानी टू क्लोरो ब्यूटा 1,3-डाइन का ये यहाँ पर संरचना दी गई है, और यहाँ पे इसका बहुलकन से प्राप्त होगा नियोप्रीन, ठीक है। नियोप्रीन यहाँ से प्राप्त होगा। इसमें वनस्पति और खनिज तेल के प्रति उत्कृष्ट प्रतिरोध होता है। इसका उपयोग वाहक पट्टे, गैस्केट और होजों के बनाने में किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग यहाँ हम देखते हैं। अगला है ब्यूना एन, ठीक है, ब्यूना एन एवं ब्यूना एस रबड़, और पॉलीस्टाइरिन, ड्यूप्रीन रबड़, थायोकोल रबड़, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी। और यहाँ पे हम देखेंगे इसका यूज, ब्यूना एन रबड़ का उपयोग वाहनों एवं वायुयानों में ईंधन के पाइप, किसमें, ईंधन के पाइप में, ठीक है। ईंधन के जो पाइप रहेंगे इसमें वाहनों एवं वायुयानों में, और सील बनाने में, ठीक है। ईंधन के जो पाइप रहेंगे वाहन और वायुयानों में, और वाहन और वायुयानों, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, वाहन और वायुयानों के ईंधन के पाइप बनाने में यहाँ पे होगा, और सील बनाने में और सुरक्षात्मक दस्ताने यानी प्रोटेक्टिव ग्लव्स बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग, ब्यूना एन का उपयोग। और हम बात करें ब्यूना एस की, ब्यूना एस रबड़ का उपयोग जूतों के तल्लों यानी सोल्स एवं हील तथा च्युइंगम के निर्माण में किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्यूना एस का उपयोग वगैरह, या फिर ब्यूना एन का उपयोग बताइए, इस प्रकार से। और आप कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे रबर के टॉपिक्स जो कि यहाँ पे खत्म हो गए। हमने क्या क्या देखे अभी, प्राकृतिक रबर और संश्लिष्ट रबर, ठीक है। दोनों जो रबर है वो हमने देख चुके। टॉपिक है रेशे यानी फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स हम देखने वाले हैं यहाँ पे।
रेशे अथवा तंतु लंबी, पतली, लोचशील एवं धागेनुमा संरचनाएं हैं। जो रेशे है अथवा जो तंतु है वो क्या है, लंबी, पतली, लोचशील, धागेनुमा संरचनाएं, यानी इंग्लिश में से बात करें तो लॉन्ग, थिन, फ्लेक्सिबल एवं थ्रेड लाइक संरचनाएं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये है। रेशों से कच्चे धागों यानी यार्न्स की तथा कच्चे धागों की तथा इन धागों से कपड़ों की बुनाई की जाती है। जो रेशे होते हैं इसका उपयोग यहाँ करेंगे, रेशे से बनेंगे धागे और धागे से बनेंगे, धागों से कपड़ों की बुनाई करेंगे। क्या करेंगे, धागों से कपड़ों की बुनाई करेंगे। ठीक है। उत्पादन एवं निर्माण के आधार पर रेशों को निम्नलिखित वर्गों में यहाँ पे बांटा गया है या फिर विभाजित किया गया है। देख लेते हैं हम निर्माण और उत्पादन के आधार पर। ठीक है, तो फाइबर्स है यहाँ पर तीन वर्गों में बांटा गया है। प्राकृतिक रेशे यानी नेचुरल फाइबर्स, संश्लिष्ट रेशे यानी सिंथेटिक फाइबर्स, अर्ध संश्लिष्ट रेशे यानी इंग्लिश में से बोलेंगे सेमी सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, प्राकृतिक यानी जो प्रकृति से प्राप्त होंगे, संश्लिष्ट यानी जो मानव निर्मित होंगे, और अर्ध संश्लिष्ट यानी जो प्राकृतिक वाले रहेंगे उसमें कुछ फेरबदल करके हम उसको संश्लेषित करेंगे तो वो कहलाएंगे अर्ध संश्लेषित रेशे। ठीक है, प्राकृतिक में हम देखेंगे जंतुओं से प्राप्त। ठीक है, जंतु से प्राप्त होंगे या फिर पादपों से प्राप्त होंगे। जंतु से प्राप्त होंगे कौन से, ऊन और रेशम। ठीक है, पादपों से कौन कौन से प्राप्त होंगे रेशे, कपास, जूट, पटसन, ये होंगे प्राकृतिक रेशे जो पादपों से प्राप्त होते हैं। अगला हम बात करते हैं जो कृत्रिम रूप से जो बनाए जाते हैं, नायलॉन, पॉलिएस्टर, कार्बन फाइबर और ऑर्लॉन। ऑर्लॉन क्या है, ऑर्लॉन ये ऊन वगैरह का जो सब्सटीट्यूट है उसमें यूज करते हैं ऑर्लॉन। ठीक है, तो ये है संश्लिष्ट रेशे। और असंश्लिष्ट रेशे की बात करें तो प्राकृतिक रेशों में कृत्रिम रूप से कुछ परिवर्धन करके ये निर्मित होते हैं। रेयॉन, बम्बू फाइबर, डाई एसीटेट फाइबर, ट्राई एसीटेट फाइबर और मोडाल लियोसेल, ये अर्ध संश्लिष्ट रेशे होते हैं। ठीक है, यानी इनके बारे में एक एक करके विस्तार से। पहला है प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशे जंतु एवं पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, किससे प्राप्त किया है, जंतु और पादपों से। विभिन्न प्रकार की भेड़ों, बकरियों, खरगोश, याक, ऊंट आदि जंतु से ऊन यानी वूल तथा विशिष्ट कीटों जैसे मलबरी एवं बॉम्बैक्स मोरी से रेशम यानी सिल्क प्राप्त किया जाता है। ये रेशे प्रोटीन से निर्मित होते हैं और पादपों से कपास, सन, पटसन, जूट आदि सेल्यूलोज से बने रेशे प्राप्त होते हैं। जो पादप से रहते हैं वो किससे बने रहते हैं, वो जो सेल्यूलोज से बने हुए रहते हैं, जैसे कपास, सन, पटसन और जूट, इससे बने रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे संश्लिष्ट रेशे। यानी संश्लिष्ट रेशों का निर्माण कृत्रिम रूप से रसायनों यानी मुख्यतः पेट्रो रसायन, ठीक है, पेट्रो रसायन की सहायता से प्रयोगशाला में किया जाता है। संश्लिष्ट रेशे कहाँ बनते हैं, प्रयोगशालाओं में। और ये प्राकृतिक रेशों की एक सेकंड नहीं, ये कुछ हो गया, सॉरी। ये प्राकृतिक रेशों की तुलना में अधिक शक्तिशाली, सस्ते एवं टिकाऊ होते हैं। इन रेशों का रखरखाव, धुलना एवं सुखाना अधिक सरल होता है। संश्लिष्ट रेशों का गलनांक निम्न होता है, इसलिए उच्च ताप तथा अग्नि संभाव्य स्थानों पर इनका प्रयोग जोखिमपूर्ण होता है। रसायनों से निर्मित होने के कारण ये सामान्यतः त्वचा के अनुकूल यानी स्किन फ्रेंडली नहीं होते। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं जो, क्योंकि ये सस्ते होते हैं और टिकाऊ भी होते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं, रखरखाव, धुलना वगैरह, सुखाना, ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान होती हैं। तो संश्लिष्ट रेशे यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम यूज करते हैं। अगला है अर्ध संश्लिष्ट रेशे, यानी जो प्राकृतिक रेशों में फेरबदल करके बनाए जाते हैं। ठीक है, उनमें कुछ चेंजेस लाएंगे तब ये बनेंगे अर्ध संश्लिष्ट रेशे। प्राकृतिक रेशों को कुछ विशिष्ट रसायनों की सहायता से परिवर्तित एवं परिमार्जित करके अर्ध संश्लिष्ट रेशों का निर्माण किया जाता है। अधिकतर अर्ध संश्लेषित रेशे पुनर्निर्मित सेल्यूलोज रेशे यानी रीजनरेटेड सेल्यूलोज फाइबर्स होते हैं और अर्ध संश्लेषित रेशे कुछ गुणों में प्राकृतिक रेशों की तुलना में बेहतर होते हैं। जो प्राकृतिक वाले होते हैं उसकी तुलना में ये बेहतर है, क्योंकि हम प्राकृतिक में कुछ फेरबदल करके इसको बना रहे हैं। तो हम चेंजेस तभी करेंगे जब हमें फायदा हो, यानी जब फायदा होगा तो हम यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलता है। यदि फायदा नहीं होगा तो चेंजेस क्यों करेंगे, जब प्राकृतिक रबर में ही मिल जाता है उतनी चीजें तो हम उसको संश्लेषित क्यों करते हैं, इसलिए हम इसको अर्ध संश्लेषित बनाते हैं। ठीक है, ताकि इसमें कुछ चेंजेस आ सके और इसकी तुलना में बेहतर हो सके। ठीक है, प्रमुख संश्लिष्ट एवं अर्ध संश्लिष्ट रेशे का वर्णन यहाँ पे दिया गया है। इम्पोर्टेंट सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स का वर्गीकरण यहाँ पे दिया गया है, ये फाइबर्स का नियम है। संगठक एक लगे यानी
जो कंपाउंड के मोनोमर है जिससे मिलकर ये बने होते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिए गए हैं और उपयोग यहाँ पे दिए गए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो टेबल है, क्योंकि ये अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, ये टेबल नहीं पूछेंगे, आपको एक चीज, एक रेशा बता देगा, बताइए इसका उपयोग क्या है। ठीक है, या फिर इसका एकलक क्या है, ऐसे करके पूछ लेगा, या फिर आपको दे देगा ये संगठक एकलक है, इसका इसका रेशा बताइए, यानी उत्पाद में जो प्राप्त होगा वो बताइए। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे पहला है नाइलॉन। ठीक है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडिपिक अम्ल, ये नायलॉन 66 की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने यदि जो पुराने टॉपिक्स देखे होंगे तो हमने यहाँ पे पढ़े थे हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडिपिक एसिड से मिलकर बनता है नायलॉन 66। नायलॉन 66, ठीक है, नायलॉन की कैटेगरी है नायलॉन 66। और एक और बनता है नायलॉन 6, कैप्रोलैक्टम वगैरह से बनेगा। ठीक है, तो ये नायलॉन 66 की बात हो रही है। 66 यहाँ पे इसको एक साथ नहीं लिख सकते हैं। देखिए ऐसा 66 नहीं लिखेंगे, ये गलत तरीका है। इसको लिखेंगे नायलॉन 6,6 ऐसे लिखने का ये तरीका होता है, या हिंदी में लिखेंगे तो नायलॉन, ठीक है, 6,6 इस प्रकार से लिखते हैं। और एक और नायलॉन 6 बनता है वो कैप्रोलैक्टम से, उसका कैप्रोलैक्टम से बनता है, उसका संगठक एकलक होता है कैप्रोलैक्टम। ठीक है, यहाँ पे हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल यहाँ से मिलकर ये बनेंगे। इसका उपयोग हम देखेंगे वस्त्र निर्माण में, टूथब्रश के शूक रेशे में। ठीक है, यहाँ पे है मछली पकड़ने के जाल में, वहाँ पे यूज होता है इसका। पैराशूट, रस्सियों आदि के निर्माण में इसका उपयोग होता है नायलॉन का। ठीक है, पॉलिएस्टर अथवा टेरिलीन, एथिलीन ग्लाइकोल एवं टेराफ्थैलिक अम्ल, ठीक है, इससे मिलकर बनेगा। वस्त्रों, गद्दों एवं सोफा के निर्माण में इसका यूज होता है। ठीक है, अगला है कार्बन रेशे, कार्बन परमाणु से निर्मित होता है। वायुयानिक उपकरण, कार, स्पोर्ट्स साइकिल एवं अन्य हल्के उपकरणों में इसका यूज होता है। ठीक है, अगला है रेयान, पुनर्निर्मित सेल्यूलोज फाइबर से मिलकर ही बने होते हैं, और बम्बू विस्कोस से मिलकर ही बने होते हैं। ठीक है, गर्मी में पहने जाने वाले कपड़ों के निर्माण में इसका यूज होता है। इसे कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। रेयान को क्या कहा जाता है? कृत्रिम रेशा। याद रखिए, इन नाम से पूछे जा सकते हैं। इनमें से बताइए कौन सा कृत्रिम रेशा है, मतलब कृत्रिम रेशा है तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, कृत्रिम वाला। तो रेयान को रेशम बोल रहा हूँ, रेशम है, कृत्रिम रेशम से के नाम से पूछा जा सकता है। रेशे तो ये सारे आएंगे, रेशम है, ठीक, कृत्रिम रेशम यानी रेयान। तो ये थे हमारे अभी टॉपिक्स किसके अंतर्गत, जो रेशे हैं वो। ठीक है, रेशे हमने सारे पढ़ लिए। एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ। रेशे, प्राकृतिक रेशे, संश्लेषित रेशे और असंश्लेषित रेशे, तीनों बार हमने पढ़ लिए। ठीक है, और कहाँ का यूज होता है और इनके एग्जाम्पल क्या है, सारे हम देख चुके हैं। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और यदि आपने यहाँ तक ये लेक्चर देखा है तो अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें आगे की राह पता चलती है कि हमें इस लेक्चर की सीरीज को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। और यदि आपको लेक्चर पसंद ना आए तो अपने लेक्चर को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अगले लेक्चर जो सीरीज आएगी उसमें हम इसको अच्छे से और ज़्यादा इम्प्रूव करके हम आपको दे सकें। और यदि आपको लेक्चर पसंद है तो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, और जो भी MPPSC 2020 के पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहता है या इससे संबंधित जो सामान्य विज्ञान पढ़ना चाहता है, आप उन तक ये लेक्चर शेयर कर सकते हैं। तो लेक्चर को पूरा देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप MPPSC और व्याकरण संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आप लॉगिन होंगे अपने फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा MPPSC और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी, और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम, इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की। किससे? टॉप एजुकेटर से, जो कि MP के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को, और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा, और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा। ठीक है, इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन का फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं, और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित।
फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका, और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है, यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व, और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है, या आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए।